हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाटी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए जीके, जिसमें हमने पढ़ना शुरू किया था ज्योग्राफी, और उसके हमने 4 क्लासेस ले ली है जिसमें हमने विभिन्न टॉपिक पढ़े। आज की इस क्लास में हम पहले पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन करेंगे और आज उसके आगे का पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने शुरू किया था, टॉपिक था हमारा राजस्थान की उत्पत्ति। उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था पेंजिया और पेंथालासा के बारे में। उससे बने थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में बना था तैतीस सागर। फिर तैतीस हमने देखा कि राजस्थान का निर्माण उनमें से कौन कौन से भाग में से हुआ है। उसको हमने शॉर्ट में कहा था जीटी। जी मतलब गोंडवाना लैंड, टी मतलब तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड से बने अरावली और हाड़ौती, और तैतीस सागर से बने मरुस्थल और मैदान। ये इसी का क्रम हो जाएगा प्राचीनतम से लेकर नवीनतम की ओर। फिर हमने देखा था राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसमें हम अक्षांश और देशांतर को समझा था। और फिर हमने देखा था कि राजस्थान पृथ्वी के कौन से भूभाग में आता है। इसमें से ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, मतलब 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में। ये हो गया दक्षिणी गो मतलब पूर्वी गोलार्ध, मतलब देशांतर रेखा 0 डिग्री से पूर्व की ओर पूर्वी गोलार्ध। तो ये हो गई राजस्थान की स्थिति। जैसे पूरे विश्व के अनुसार ये हो गई उत्तर पूर्वी, और भारत के अनुसार ये हो गई उत्तर पश्चिमी। फिर हमने इसके कोऑर्डिनेट देखे थे कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, जिसमें अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट, जो कहाँ कहाँ था, जिसमें हमारे राजस्थान के पॉइंट पड़ते हैं। बांसवाड़ा के अंदर बोरकुंडा गांव, श्री गंगानगर के अंदर कोणा गांव। ये है दिशा है दक्षिण दक्षिण उत्तर। दक्षिण से उत्तर तक ये हो गया 826 किलोमीटर। इसको हम इस चित्र की ओर से देखें तो ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उससे हम ऊपर की ओर चलें तो उत्तरी अक्षांश में हमारा पड़ता है बोरकुंडा गांव 23 डिग्री 3 मिनट पे। फिर 826 किलोमीटर आगे चलने पर ये ऊपर का किनारा आएगा। ये इस तरीके से राजस्थान, और ये श्री गंगानगर में कोणा गांव, और नीचे बांसवाड़ा में बोरकुंडा गांव। कोणा गांव 30 डिग्री 12 मिनट पे। टोटल विस्तार देखा तो हमने 7 डिग्री 9 मिनट का विस्तार। 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, जो हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, 26 किलोमीटर की है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसको इस दिन होता है कर्क संक्रांति, और 2015 से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। फिर है उसका देशांतरी विस्तार, जिसमें हमने देखा था जैसलमेर में कटरा गांव, धौलपुर में सिलाना गांव। इसके देशांतर हैं 69 डिग्री 30 मिनट और पूर्वी अक्षांश पूर्वी देशांतर, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पश्चिम इसमें हो गई दूरी, हो गई पश्चिम से लेके पूर्व की, और ये हो गई 869 किलोमीटर। फिर हम इसको चित्र की ओर तरफ से देखें तो ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। उससे हमने पूर्व की ओर चलना शुरू किया तो हमारी ये रेखा आई 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से लेकर हमने चले 869 किलोमीटर, तो हमारी ये वाली रेखा आई 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये थी कटरा गांव में, ये थी सिलाना गांव में। टोटल इसका विस्तार देखें, देशांतर विस्तार, तो 8 डिग्री 47 मिनट हो गया राजस्थान का विस्तार। फिर हम एक और चीज़, चारों कोनों के गांव हमने देख लिए, 1 2 3 और ये 4। बीचों बीच के हम गांव देखें तो वो पड़ता है नागौर जिले में, जिसके गांव का नाम है लापोलाई। और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कहलाता है गगराना नागौर। फिर 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 4 सेकंड।
राजस्थान के पश्चिम से लेकर पूर्व धौलपुर तक समय अंतराल होता है। इसके हिसाब से कैलकुलेशन करने पर 35 डिग्री 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड। फिर हमने देखा था राजस्थान का विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा के रेस्पेक्ट में। क्षेत्रफल इसका था किलोमीटर में 342,239 किलोमीटर स्क्वायर, और माइल्स में देखें तो 132,139 माइल स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल राजस्थान के भारत के कुल क्षेत्रफल में योगदान 10.41। 1 नवंबर 1956 से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान 1 नवंबर 2000 से। फिर सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले में JBBJ और छोटे जिले में DDD और P। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर 10% से ज़्यादा का एकमात्र जिला, 11.22% क्षेत्रफल राजस्थान का एकमात्र जिला। और धौलपुर 1% से कम एकमात्र जिला, इसका क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 0.89%। और इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करें तो ये दोनों एक दूसरे के आते हैं 12.66 गुना। पूरे विश्व में राजस्थान है 0.25% और भारत पूरे विश्व का है 2.42%। एक जर्मनी बराबर एक राजस्थान, एक जापान बराबर एक राजस्थान। दो ब्रिटेन होंगे तो होंगे राजस्थान के बराबर, 5 श्रीलंका और 17 इजराइल। राजस्थान की आकृति होती है रोम्बस के समान, विषम कोणीय या चतुर्भुज के समान। रोम्बस कहा था HT हैंडले ने, और इसकी आतंकी आकृति और कह सकते हैं पतंगाकार। सीमा इसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय है। अंतर्राष्ट्रीय 1070 और 4850 है अंतर्राज्यीय। टोटल लंबाई हो गई 5920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें जो कि लगती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के 2 जिले पंजाब और सिंध, और राजस्थान के 4 जिले, पाकिस्तान के 2 राज्य और 9 जिले, और राजस्थान के 4 जिले जिसमें है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और पाकिस्तान के 2 राज्य पंजाब और सिंध के, पंजाब के 3 और सिंध के 6, जिसमें 3 में है बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खानपुर, और सिंध में है घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। फिर इन दोनों के बीच की रेखा है जिसका नाम दिया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947 को। शुरुआत होती है इंदुमलकोट श्रीनगर गंगानगर से और अंतिम होती है शाहगढ़ बाखासर बाड़मेर में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल सीमा का 18%, और जो कि 1070 किलोमीटर, और पीछे बचा 82 किलोमीटर हो गया। वो हो गया अंतर्राज्यीय सीमा जो कि है 4870। ये हमने देख ही लिया 2 राज्य पाकिस्तान के। फिर श्री गंगानगर का मुख्यालय, बीकानेर का मुख्यालय और धौलपुर का जिला मुख्यालय सबसे निकटतम है। श्री गंगानगर सबसे दूर सीमा पर स्थित है, बीकानेर सीमा पर, और सीमा से सर्वाधिक दूर है धौलपुर। फिर पड़ोसी राज्य है जिसमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सीमा की लंबाई के हिसाब से सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब। ये है उनकी सीमा की लंबाई। पड़ोसी राज्य में पंजाब से लगते हैं ये 2 जिले, हरियाणा से लगते हैं ये 7 जिले,
उत्तर प्रदेश से लगते हैं, ये 2 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं, ये 10 जिले और गुजरात से लगते हैं, ये 6 जिले। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। हनुमानगढ़ लगता है इन 2 जिलों से, इन 2 राज्यों से। भरतपुर लगता है इन 2 राज्यों से। धौलपुर लगता है इन 2 राज्यों से। और बांसवाड़ा इन 2 राज्यों से। फिर कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे 2 राज्य हैं, 2 जिले हैं राजस्थान के जो किसी राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। फिर कोटा राजस्थान का इसमें से कोटा ऐसा राज्य है जो खंडित नहीं है फिर भी 2 बार सीमा बनाता है, और चित्तौड़गढ़ ऐसा राज्य है जो खंडित है इसलिए 2 बार सीमा बनाता है। फिर आ जाता है भीलवाड़ा जो कि चित्तौड़गढ़ को खंडित करता है, 2 भागों में तोड़ता है, इसलिए वो 2 बार सीमा बनाता है। फिर आ जाती है सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा और सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, जिसमें सबसे लंबी है झालावाड़ की जो है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे न्यूनतम है बाड़मेर की जो है गुजरात के साथ। 25 जिले ऐसे हैं जो कि राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं, जिसमें से 23 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं और 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, और इनमें से 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं पर हैं, जो है गंगानगर और बाड़मेर। 8 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः अंतःस्थलीय हैं, जिनके नाम ये हैं। और फिर उसमें से अजमेर है जो चित्तौड़गढ़ जिस तरह 2 भागों में टूटा हुआ है भीलवाड़ा के कारण, उसी तरह अजमेर टूटा हुआ है 2 भागों के कारण। कारण है उसका राजसमंद 2 भागों में तोड़ता है। राजसमंद ऐसा है जहाँ जहाँ उसका मुख्यालय का नाम या उसके अंदर कोई भी राजसमंद नाम का शहर नहीं है, ये एक झील के नाम पर उसका नाम है, और इसके मुख्यालय का नाम है राजनगर। पाली है जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है राजस्थान के, जिसमें है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर। और नागौर सेकंड नंबर पे है जो बनाता है 7 जिलों के साथ, और सबसे ज़्यादा मुख्यालयों के साथ जो कि है 4 मुख्यालय जो कि है अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। विवादित सीमा देखें तो मानगढ़ पहाड़ी है, बांसवाड़ा में स्थित है और राजस्थान और गुजरात के मध्य विवादित है। फिर अगला टॉपिक हमने पढ़ा था राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल, जिसमें हमने पहले ये मैप देखा था कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है। फिर हमने विभिन्न पौराणिक स्थल देखे थे, जिसमें एक वागड़ था नीचे की ओर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बांगड़ था, झुंझुनू और सीकर नागौर में थली था। फिर था थली वाला क्षेत्र जो है बीकानेर और चूरू का क्षेत्र, जिसमें कोई नदी नहीं है। इसी के मिलता जुलता शब्द है तल्ली या प्लाया, जो कि है बालू का स्तूप में पाए जाने वाली भूमि होती है, और ये सबसे ज़्यादा है जैसलमेर में। फिर एक क्षेत्र था राठी क्षेत्र जो 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम वाला क्षेत्र है, जहाँ पे ये गाय की नस्ल है जो वहाँ पाई जाती है। ये मुख्यतः क्षेत्र है बीकानेर और जैसलमेर बाड़मेर में। फिर है राठ या अहिरवाड़, ये है यादव वंश का प्रदेश जो कि अलवर और जयपुर की कोटपुतली तहसील। फिर है शेखावटी क्षेत्र, जिले आ जाते हैं चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, शेखावत वंशजों का क्षेत्र। फिर एक मिलता जुलता सब तोरावटी, जिसमें कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र जो कि है सिक्कर और झुंझुनू भोराट हो जाता है। उदयपुर से और राजसमंद के बीच गोगुंदा पहाड़ी वाला क्षेत्र और भूमट आ जाता है। उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र माल या हाड़ौती का क्षेत्र आ जाता है, जिसमें आ जाते हैं 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। एक हो जाता है मालव क्षेत्र जो कि मालवा का पठार वाला क्षेत्र जो राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ, एक है प्रतापगढ़ और एक है झालावाड़। फिर है मरु यानी कि पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र जो है मरु के नाम से जिसमें आता है मुख्यतः जोधपुर संभाग। और एक शब्द आता है मेरू, जिसमें है
जिसका अर्थ है अरावली से है, जिसमें प्राचीन नाम था अरावली का। एक आ जाता है मत्स्य। मत्स्य है ऐतिहासिक काल में अलवर का दक्षिणी भाग कहलाता था और इसकी राजधानी थी बैराट में, जो कि है जयपुर में। एक है मत्स्य संघ, जो कि है एकीकरण के प्रथम चरण के नाम से जाना जाता है और इसमें जिले शामिल थे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये शब्द दिया था के एम मुंशी ने। बीड़, बीड़ कहते हैं चारागाह भूमि जो कि पाई जाती है झुंझुनू में। बीहड़ होता है चंबल नदी का अवनालिका अपवर्दन वाला क्षेत्र जो कि मुख्यतः पाया जाता है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में। मेवाड़ है गुहिल वंशजों का क्षेत्र जिसमें आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। मारवाड़ होता है पश्चिमी भाग राजस्थान का, जिसमें आते हैं जोधपुर संभाग के जिले। मेरवाड़ा आता है अजमेर व आंशिक राजसमंद का क्षेत्र जो कि एकीकरण के समय अंतिम चरण में था और 1 नवंबर 1949 में राजस्थान में शामिल किया गया। एक आता है ब्रजनगर जो है झालपाट, और एक है और ब्रजनगर नीचे रह वाला, वो आता है भरतपुर का वह क्षेत्र जो कि यूपी उत्तर प्रदेश से संलग्न होता है। मेवात क्षेत्र मेव जाति का क्षेत्र जो कि है अलवर, भरतपुर में। मेवल क्षेत्र वो से पहाड़ी क्षेत्र जो कि आता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में। योद्धे आता है राजस्थान के उत्तरी भाग में और मुख्यतः जिले आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़। जंगल प्रदेश आता है बीकानेर में और जोधपुर का उत्तरी भाग। इसमें कंटीली वनस्पति पाई जाती है। जंगल की राजधानी हुई अहिछत्रपुर और अहिछत्रपुर खुद आता है नागौर का प्राचीन नाम जो कि जंगल और सपालदक्ष दोनों की राजधानी रही। सपालदक्ष कौन सा क्षेत्र? सपालदक्ष चौहानों का क्षेत्र जो कि आता है वर्तमान अजमेर में। फिर आता है ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढ नदी का क्षेत्र जो कि जयपुर, दौसा और टोंक जिले के आसपास पाया जाता है। कुरुक्षेत्र जो हरियाणा की और अलवर में पाया जाता है उत्तरी भाग में और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। सूरसेन क्षेत्र है ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सूरसेन कहा जाता था। इसकी राजधानी थी मथुरा। एक है हया ह, ये है कोटा बूंदी का क्षेत्र, हाड़ा चौहानों का शासन जहाँ रहा। चंद्रावती है सिरोही का प्राचीन नाम, भूकंपरोधी इमारतें पाई जाती है। जबालीपुर प्राचीन नाम हुआ जालोर का, जबाली ऋषि की भूमि और यहाँ जाल वृक्ष की अधिकता। मालानी क्षेत्र होता है बाड़मेर में मल्लीनाथ जी की भूमि। मांड क्षेत्र होता है जैसलमेर में मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध। मांड के चारों ओर का क्षेत्र वल और वल पाया जाता है जैसलमेर में। जैसलमेर, वल और मांड। फिर अगला टॉपिक आता है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने इसका एक पार्ट कवर किया था। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में 4 प्रदेशों में बांटा जाता है। उत्तरी पश्चिमी अरावली क्षेत्र, मध्यवर्ती उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन प्रदेशों को बांटा जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, जिले के हिसाब से और मृदा के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से। मरुस्थल में देखें तो 61% क्षेत्रफल, 9 अरावली में 9%, मैदानों में 23% और लगभग 7% हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल में से। जनसंख्या पूरे राजस्थान में से 40% मरुस्थल में, 10% अरावली में, 39% मैदानों में और 11% हाड़ौती क्षेत्र में। 12 जिले मरुस्थल में पाए जाते हैं, 13 जिले अरावली में, 10 जिले मैदान में और 7 जिले हाड़ौती के पठार में। मृदा मरुस्थल में पाई जाती है बलुई, रेतीली। अरावली में पर्वतीय वन्य मिट्टी, मैदानों में दोमट और जलोढ़ मिट्टी, हाड़ौती के पठार में काली और रंगून मिट्टी। जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क, अरावली उप आर्द्र, मैदान आर्द्र और हाड़ौती का पठार अति आर्द्र जलवायु से पाई जाती है। उत्तरीय
पश्चिमी मरुस्थल के बारे में सबसे पढ़े तो इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण काल था टर्शरी से प्लीस्टोसिन काल तक। इसका विस्तार है लंबाई में 640 किलोमीटर, चौड़ाई में 300 किलोमीटर और ऊंचाई में 200 से 300 मीटर। ढाल इसकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मरुस्थल का अध्ययन करने के लिए इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक वो जो है शुष्क या राठी प्रदेश और एक है अर्ध शुष्क। इन दोनों को का बीच में से डिवाइड करती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इससे इधर कम इधर ज़्यादा। अर्ध शुष्क प्रदेश को फिर 4 भागों में बांटा जाता है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसको 2 भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल देखें तो इसको राठी प्रदेश कहते हैं। ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसे पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है। जिसमें बालुका नहीं होते, वो बालुका मुक्त बालुका होते हैं। तो युक्त मुक्त में 41.5%, युक्त में 58.5%। मुक्त में पथरीला मरुस्थल होता है और इसमें मुख्य विस्तार जैसलमेर, रामगढ़, लुद्रवा, पोखरण, बाड़मेर और जोधपुर में है। और इसमें पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है, जमाव होता है। ये मुख्यतः पाया जाता है जैसलमेर और जोधपुर में। बालू का स्तूप के प्रकार देखें तो सबसे पहला और मेन प्रकार है बरखान। बरखान कुछ इस तरीके का होता है। इसमें हवा की डायरेक्शन इस तरीके से होती है और ये इस तरीके से शी के आकार का बन जाता है। फिर है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, मतलब हवा की दिशा अगर इस तरीके से है तो इसके 90 डिग्री पे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। अनुदैर्घ्य होता है, जिस तरफ हवा की दिशा होती है उसी की डायरेक्शन में ये बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। अगला है तारानुमा, जिसमें 3 या उससे अधिक भुजाएं निकल जाती हैं और एक तारानुमा आकृति दिखाई देती है। इस तरीके से जिस तरह कैसे चित्र में दर्शाया गया है, ये है तारानुमा बालू का स्तूप। फिर एक और आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप, जो बरखान से एकदम विपरीत होता है। विंड की दिशा में इसमें उल्टा सी बन जाता है। ये बालों की क्लिप के जैसा होता है और इसे पैराबोलिक स्तूप कहते हैं। एक आता है सीप, जिसमें बरखान के ही एक एक टांग ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसको सीप बालू का स्तूप कहते हैं। फिर आता है सर्ब कापिस बालू का स्तूप। वो होता है छोटी छोटी झाड़ियों के पास में मिट्टी इकट्ठा होने से जो स्तूप बनते हैं उसे कहते हैं सर्ब कापिस। फिर हमने देखा था कि 25 डिग्री समवर्षा रेखा ये थी और इसके दोनों ओर कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी शुष्क, रेतीला मरुस्थल और अर्ध शुष्क को हमने फिर 4 भागों में बांटा। उसको हमने अलग अलग नाम दिए। अर्ध शुष्क मरुस्थल में 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और इसको हमने 4 भागों में बांटा। एक लूणी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी अंतःप्रभा और घग्गर बेसिन। लूणी बेसिन में लूणी का अपवाह क्षेत्र जो कि है जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली लवणीय पादप पाए जाते हैं। बाड़मेर में नेहड़ दलदली भूमि, जालोर में स्थित है और काला भूरा डूंगर बेसिन, इस बेसिन में पाली में स्थित पहाड़ियां हैं। नागौर उच्च भूमि की बात करें तो यहाँ पे लवणीय झीलें सर्वाधिक पाई जाती हैं। कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी पाई जाती हैं। इसमें फ्लोरोसिस फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। फिर है शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र जो कि है झुंझुनू, सिक्कर और चूरू में इसमें जोहड़ पाए जाते हैं जो कि होते हैं कच्चे कुएं। सर पाए जाते हैं जो कि जिसको तालाबों को कहते हैं सर। बीड़ होते हैं चारागाह भूमि जो कि मुख्यतः झुंझुनू में पाई जाती हैं। तोरावटी क्षेत्र मुख्यतः सिक्कर और झुंझुनू में है, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र में।
फिर आता है घग्गर बेसिन, जो कि है मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ में काठी और बग्गी यहाँ पाए जाने वाली चिकनी और उपजाऊ मिट्टी है, जिसका विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे थे, जिसमें थे खड़ीन या प्लाया। ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन कृषि की शुरुआत की गई थी और यहाँ पे रबी की मुख्य फसल बोई जाती है। ये अस्थायी पानी की झीलें होती है। फिर है रण या टाट, जो कि होती है लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ भूमि होती है, जो मुख्यतः पाई जाती है जैसलमेर और बाड़मेर में। ये कुछ मुख्य रण या टाट हैं। जोधपुर में है फलोदी और बाप, जैसलमेर में है भाकरी पोखरण, बाड़मेर में है थोब, चूरू में है ताल छापर और पणिहारी रण शेखावटी क्षेत्र में। जलपट्टी या लाठी सीरीज पाई जाती है पोखरण से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर। ये 60 किलोमीटर लंबा वाटर बेल्ट है, जिसमें पानी पाया जाता है और इसके ऊपर चांदन गांव में अत्यधिक नलकूप पाए जाते हैं। इसे चांदन गांव को थार का घड़ा कहते हैं। गोडावण पक्षी की ये शरण स्थली है। एक और जलपट्टी की बात करें तो वो है बायतू, बाड़मेर से लेके सांचौर जालोर के क्षेत्र में। फिर है आकलवुड फॉसिल पार्क या जीवाश्म उद्यान, स्थिति है जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं। इसका निर्माण कार्य है जुरासिक काल, जो कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व है। भारत के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है। फिर है बाप बॉर्डर क्ले, इनका निर्माण काल है परमा कॉर्बोनिफेरस काल, जो कि बाप जोधपुर में पाए जाते हैं। इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। फिर है नकलिस्तान या मरु उद्यान, जो कि रेगिस्तान में एक झील बन जाती है और उसके आसपास पेड़ वनस्पति विकसित हो जाती है और इसको हम कहते हैं नकलिस्तान। धोरे या धरीन, धोरे होते हैं लहरदार बालू का स्तूप, और धरीन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहते हैं या स्थानांतरित या गतिशील होते हैं, उनको कहते हैं धरीन। धोरे और धरीन सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे जैसलमेर में। पीवड़ा एक तरह की सांप की प्रजाति है, जिसका रंग पीला होता है और सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। रेगिस्तान की मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना कहलाता है और ये राजस्थान से हरियाणा की ओर सर्वाधिक हो रहा है। इसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की और सबसे ज़्यादा योगदान कौन से बरखान बालू का स्तूपों से होता है? ये है रेगिस्तान की मार्च। फिर है बालसन। बालसन एक तरह की झीलें होती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है सांबर झील, जिसमें एक झील और चारों ओर पर्वत और पर्वतों से नदियाँ आके बालसन झील में मिलती हैं। फिर है थार का मरुस्थल, जिसमें से 85% भाग भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में है, और इस 85 में से भी राजस्थान में 62% और गुजरात सेकंड नंबर और हरियाणा और पंजाब में भी इसका विस्तार है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आज अरावली पर्वतमाला। इसका निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन काल। अरावली पर्वतमाला एक वल्य निर्मित वलित निर्माण प्रक्रिया इसकी वलित है और समय अनुसार सबसे प्राचीनतम है और वर्तमान में ये अवशिष्ट रूप में पाई जाती है। विस्तार इसका देखें तो कुल 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का 80% है। मतलब बाकी दूसरे राज्यों में पाई जाती हैं। औसत इसकी ऊंचाई देखें तो 930 मीटर है। फिर हम अरावली की दिशा की बात करें तो राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर है। यह है दक्षिण पश्चिम और यह है उत्तर पूर्व। इस तरीके से ये अरावली पाई जाती है। फिर अरावली के अध्ययन के लिए हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में।
तीन भाग कौन कौन से, एक तो उत्तरी अरावली, एक दक्षिणी अरावली। उत्तर में पाई जाती है जो उत्तरी अरावली, ये ये उत्तरी अरावली, ये दक्षिणी अरावली और ये है मध्य अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें तो इसमें है झुंझुनू से जयपुर के मध्य की अरावली को उत्तरी अरावली कहते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ जो कि है सीकर के अंदर, और उसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। फिर है मध्य अरावली जो कि अजमेर अरावली के नाम से भी जानी जाती है। जयपुर राजसमंद के मध्य की अरावली को मध्य अरावली कहा जाता है, और इसके अंदर कौन सा जिला आता है, अजमेर। इसकी सर्वोच्च चोटी है टॉडगढ़ जो कि अजमेर में स्थित है, 934 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तारागढ़ सेकंड नंबर पे हो गई अजमेर की, जो कि है 873 मीटर। फिर आती है दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली राजसमंद से लेकर सिरोही के मध्य पर स्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी हो गई गुरु शिखर जो कि पूरी अरावली की भी सर्वोच्च चोटी हो गई, जिसकी ऊंचाई हो गई 1722 मीटर। दक्षिणी अरावली को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है आबू या आबूर्द अरावली, या फिर दूसरे भाग कह सकते हैं मेवाड़ अरावली। आबू अरावली में है विस्तार में आते हैं सिरोही और पाली, जिसकी सर्वोच्च चोटी हो गई गुरु शिखर, और मेवाड़ अरावली में सबसे विस्तार आता है उदयपुर राजसमंद। अरावली का सबसे सर्वाधिक विस्तार इन्हीं क्षेत्र में है, और सर्वोच्च चोटी इसकी है जगरा जो कि उदयपुर में है, और 1431 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अरावली की चोटियों की लंबाई के हिसाब से हम देखें तो अवरोही क्रम में हम देखें तो ये कुछ चोटियां हैं। सबसे पहले आती है गुरु शिखर जो कि है सिरोही में 1722 मीटर। ये तीन सबसे बड़ी है, गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा तीनों ही है सिरोही के अंदर। और फिर है एक वापस जगरा, वो है उदयपुर में, और वापस ये है सिरोही के अंदर अचलगढ़। 5 हो गई गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जगरा और अचलगढ़, जिसमें एक है उदयपुर में, बाकी है सिरोही में। इनकी ऊंचाई देखें तो एक है 1700 समथिंग, एक है 1600 से थोड़ा सा कम, एक है 1600 से थोड़ा कम यानी 15, एक है 14 पे, ये भी 14 पे, और ये है 13 पे। तो इसकी ऊंचाई हो गई 1722, इसकी 1597, इसकी हो गई 1442, इसकी हो गई 1431 मीटर, और इसकी हो गई 1380 मीटर। फिर से देखते हैं गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जगरा और अचलगढ़। फिर हम अगली 5 और देखें तो वो है कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ और सज्जनगढ़। कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ और सज्जनगढ़, 3 गढ़ और 2 है, एक है ऋषिकेश और एक है कमलनाथ। इसमें से एक हो गई राजसमंद में कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, दुर्ग वगैरह सब राजसमंद में है, तो कुंभलगढ़ हो गई राजसमंद में। रघुनाथगढ़ हो गई सीकर में, जो कि है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1055 मीटर। राजसमंद में है जो कुंभलगढ़, उसकी ऊंचाई होगी 1224 मीटर। फिर आ जाती है ऋषिकेश। ऋषिकेश है कहाँ, सिरोही में। सिरोही में है 1017 मीटर। फिर है कमलनाथ और सज्जनगढ़। कमलनाथ और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है, जो कि उदयपुर में, और वो कमलनाथ, ये दोनों हो गई उदयपुर में। एक की हो गई कमलनाथ 1001 मीटर, और सज्जनगढ़ की हो गई 938 मीटर। फिर उसके बाद में हम कुछ और देखते हैं, जिसमें अगले क्रम में एक आती है मोमजी या टॉडगढ़ या गौरमजी। ये मध्य अरावली या अजमेर में स्थित सबसे ऊंची है, और 11वें नंबर पर आती है पूरे अरावली में, जिसकी ऊंचाई है 937 मीटर। फिर आती है खो
सायरा, तारागढ़, बिलाली, रोजा भाकर। रोजा भाकर, भाकर जिस पहाड़ के पीछे आता है वो होता है जालोर में, तो रोजा भाकर हो गया जालोर में। तारागढ़ अजमेर या मध्य अरावली की सेकंड लार्जेस्ट चोटी, जो कि है अजमेर में, इसकी हो गई 873 मीटर। तो दो तो हो गई अजमेर वाली, मोमजी टॉडगढ़ या गोमजी सबसे बड़ी अजमेर वाली, और तारागढ़ सेकंड नंबर अजमेर वाली। फिर है खो है उदय जयपुर में, और सायरा है उदयपुर में। खो जयपुर में, सायरा उदयपुर में। और एक आ गया बिलाली, बिलाली है अलवर में। फिर इसके बाद एक बार हम फिर से पूरे चोटियों को एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले है गुरु शिखर, फिर है शेर, देलवाड़ा, जगरा, अचलगढ़। 4 सिरोही में, 1 उदयपुर में, जगरा। फिर आ जाती है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, कुंभलगढ़ का किला भी। फिर है रघुनाथगढ़, सबसे ऊंची चोटी सिक्कर में। ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ और सज्जनगढ़ हो गई उदयपुर में। मोमजी और तारागढ़ ये हो गई अजमेर में। खो हो गई जयपुर में, सायरा हो गई उदयपुर में। रोजा भाकर, भाकर से हो गई जालोर में, और बिलाली हो गई अलवर में। फिर हम कुछ दर्रों के बारे में देखते हैं। जो पर्वतों के मध्य नीचे का जो भाग होता है, जो आने जाने के रास्ते के लिए आरामदायक होता है, उसे हम कहते हैं दर्रा या नाल। इस तरीके से इस तस्वीर में दिखाया गया है। एकदम छोटा सा रास्ता होता है, इधर भी पर्वत इधर भी पर्वत, और इसके बीच में ये रास्ता, इसे कहते हैं नाल या दर्रा। राजस्थान के प्रमुख नाल या दर्रे देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्यतः 4 जिलों में है। एक है अजमेर, पाली, राजसमंद और उदयपुर। इन जिलों में मुख्य दर्रे स्थित हैं। तो पाली के अंदर है देसूरी की नाल। देसूरी की नाल एक नाल, देसूरी की नाल, और एक है बरनाल। बरनाल जोड़ता है, देसूरी की नाल जोड़ता है पाली और राजसमंद को, और बरनाल जोड़ता है, देसूरी की नाल जोड़ता है राजसमंद और इसको, और बर जोड़ता है पाली और ब्यावर अजमेर को। फिर हम अजमेर में देखें तो ये है परवारिया नाल और सुरा नाल। परवारिया नाल और सुरा नाल, दो नाम अजमेर में है, परवारिया नाल और सुरा नाल। फिर हम उदयपुर में देखें तो उदयपुर में है ढेबर नाल, ढेबर झील भी है, केवड़ा, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल जहाँ पे साबरमती नदी निकलती है, हाथी नाल। तो ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल। ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल, ये सब हो गए उदयपुर में। फिर हम देखते हैं राजसमंद में। राजसमंद में बहुत सारी दर्रे और नाल हैं, जिसमें है सोमेश्वर की नाल, हाथीगुड़ा नाल, कमली या खामली घाट, गोमती घाट, दो नाल, सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कमली या खामली घाट और गोमती घाट। एक है पागलिया और जीवला नाल, जो कि मेवाड़ और राजसमंद, मेवाड़ में राजसमंद और पाली के भी को जोड़ती है। पाली और राजसमंद को जोड़ने वाली एक और है पागलिया और जीवला नाल, जिलवा नाल। ये नाल हो गई। फिर हम देखते हैं अरावली के प्रमुख पठार। अरावली में भी पठार स्थित हैं, जिसमें है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में। ये दक्षिणी अरावली में स्थित है और सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर, इसलिए ये सबसे ऊंचा पठार हो गया राजस्थान का। फिर आता है आबू पर्वत। आबू पर्वत भी एक पठार है और ये भी स्थित है सिरोही के अंदर, और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। ये एक बैथोलित संरचना का उदाहरण है। फिर है भोराट का पठार और भूमट का पठार, ये दोनों हैं उदयपुर में।
एक है उदयपुर से राजसमंद के बीच और ये एक है उदयपुर से डूंगरपुर के बीच। इसकी भोराट की ऊंचाई है 1225 मीटर और ये है दूसरा सबसे ऊंचा पठार। इसलिए हम इसकी ऊंचाई याद करेंगे क्योंकि दूसरा सबसे ऊंचा पठार सबसे ऊंचा है उड़िया का पठार सिरोही में। भोमट का पठार में सबसे मुख्यतः कौन सी जाति? भील जनजाति अधिकतम में पाई जाती है। फिर है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार है जयसिमन झील। जयसिमन झील यानी कि उदयपुर में उसके पूर्व में स्थित है, उसके पूर्व दिशा में। ये उदयपुर है तो उसके पूर्व दिशा में इस तरफ ये जयसिमन झील के पूर्व दिशा में। लसाड़ी का पठार उबड़ खाबड़ है और विच्छेदित है। फिर है कांकड़वाणी या कांसरा पठार। ये है अलवर। अलवर के सरिस्का में स्थित है। अलवर राजस्थान का पूर्वी भाग इस तरफ, यहाँ पे है कांकड़वाणी या कांसरा पठार। बाकी सारे पठार इसी तरफ आ गए थे। एक ये पठार है जो कांकड़वाड़ी या कांसरा का पठार पूर्वी भाग में। फिर अरावली के कुछ महत्व हैं कि ये अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। इसमें अत्यधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ये धारवाड़ चट्टाने से हुआ इसका निर्माण है। ये एक जल विभाजक का कार्य करता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाने वाले अफवाह तंत्र को अलग करता है। जैव विविधता इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली से है और ये जनजातियों की शरण स्थली है जिसमें इसमें आती हैं भील जाति, गरासिया जाति, मीणा जाति, डामोर और काथोड़ी। अरावली पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है जिसमें है जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं माउंट आबू हिल स्टेशन है। प्राचीन सभ्यताएं जैसे आहड़, गिलुंड और बेराट भी इसी के आसपास हुई और नवीनतम सभ्यताएं जयपुर, अजमेर और उदयपुर की शरण स्थली भी अरावली ही है। इसको हम योजना प्रदेश भी कहते हैं। योजना प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वार्षिक योजनाओं के बजट में मुख्य रूप से अरावली के लिए बजट होता है। इस क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, जैसे जनजातीय क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, नदी घाटी परियोजनाओं में खर्च किया जाता है, झील संरक्षण में, खनन में, नगरीय विकास में, पर्यटन में, जैव विविधता। इस कारण अरावली को योजना प्रदेश भी कहा जाता है। फिर है अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ। प्रमुख पहाड़ियाँ अगर उनके पीछे भाकर लगा हुआ है तो वो है, अगर उनका नाम भाकर नाम की पहाड़ी है तो वो है सिरोही के अंदर, और पहाड़ी के नाम के आगे भाकर लगा हुआ है तो वो है जालोर में, और पहाड़ी के नाम के आगे मगरा या मगरी लिखा हुआ है तो वो है उदयपुर में। डूंगर या डूंगरी लिखा हुआ है तो वो है जयपुर में। डूंगर डूंगरी जयपुर, मगरा मगरी उदयपुर, भाकर जालोर में और सिर्फ भाकर हो तो वो है सिरोही के अंदर। पर्वतों के कुछ नाम, पहाड़ियों और पर्वतों के नाम देखें तो एक है त्रिकुट पहाड़ी या सोनार दुर्ग जो कि है जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत जो कि है केला देवी मंदिर। केला देवी मंदिर कहाँ है? करौली के अंदर। चिड़िया टूंक पहाड़ी जो मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है उसके ऊपर जो है जोधपुर में, और ये है जालोर में भी पाई जाती है। फिर है छप्पन हिल्स। छप्पन की पहाड़ियाँ जो कि बाड़मेर में सिवाना के आसपास की जो 56 पहाड़ियाँ हैं उनको छप्पन हिल्स के नाम से जाना जाता है। रोजा भाकर, भाकर हो गया तो ये हो गया जालोर में। फिर है इसराना भाकर, ये भी जालोर में। झारोला भाकर जालोर में। जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर में। सर्वोच्च चोटी इसकी है डोरा पर्वत। सुंडा पर्वत ये भी है जालोर में। सुंदा पर्वत माता मंदिर बना हुआ है। फर्स्ट रोपवे है जो बना था 2006 में। सुंडा माता पर्वत जो क्षेत्र है वो भालू संरक्षित क्षेत्र है। भालू पाए जाते हैं सुंडा माता पर्वत पर। नेक्स्ट है भाकर। भाकर नाम के जो पर्वत है वो पाया जाता है सिरोही में, हमने पहले भी देखा। इसमें दक्षिणी अरावली में सबसे छोटी तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है दक्षिणी अरावली में।
और ये सिरोही भी दक्षिणी अरावली में पाया जाता है और यह है सिरोही में स्थित है। फिर है बेल या बेल का मगरा। बेल का मगरा कहाँ स्थित है? बेल का मगरा है सिरोही के अंदर। फिर है मोती मगरी। मगरा मगरा या मगरी कहा जाता है उदयपुर में, और उदयपुर के पास ही है सिरोही, तो एक ही याद रखेंगे, बेल का मगरा। बेल का मगरा जो है वो सिरोही में है, बाकी नॉर्मली कोई भी आ जाए मगरा या मगरी तो वो होगा उदयपुर में। तो जैसे ये मोती मगरी है फतेह सागर झील के किनारे और ये है उदयपुर में। फिर है हिरण मगरी, फिर से मगरी, तो ये हो गई उदयपुर में। फिर है माछला मगरी उदयपुर में। पिछोला झील के पास स्थित पहाड़ी है ये माछला मगरी। इस पे सेकंड रोपवे बना था 2008 में। पहला बना था सुंदा माता जालोर में और सेकंड में रोपवे बना 2008 में इस पहाड़ी पे माछला मगरी उदयपुर में। पहला जालोर में, दूसरा उदयपुर में, तीसरा और चौथा कहाँ बना हुआ है आप बता सकते हैं? फिर है जगरा हिल्स। जगरा हिल्स है वो भी है उदयपुर में। जगरा हिल्स जो ऊंची चोटियों के अंदर हमने पढ़ा था, चौथे नंबर की 4 थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ थी सिरोही में और चौथे नंबर की थी उदयपुर में जगरा हिल्स। रागा हिल्स ये भी हो गई उदयपुर में। फिर हम एक चीज देखेंगे, देशहरो। देशहरो क्या चीज है? दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित जगरा और रागा पहाड़ियों के मध्य हरे भरे क्षेत्र को देशहरो, हरा, हरे से ग्रीनरी, देश मतलब जगह का नाम, देश, तो हरा देश कौन सा है? जगरा और रागा पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है उसे कहते हैं देशहरो। फिर है गोगुंदा हिल्स। गोगुंदा हिल्स हमने देखा था उदयपुर में राजसमंद की और गोगुंदा हिल्स। और बिछामेड़ा हिल्स ये उद्गम स्थल है सोन नदी का। सोन नदी यहाँ से निकलती है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से और ये भी है उदयपुर में। फिर है रेल का मगरा। रेल का मगरा है राजसमंद में। मगरा है, एक था बेल का मगरा, बैल तो सिरोही, रेल तो राजसमंद। फिर है बिजराल हिल्स। बिजराल हिल्स जो है खारी नदी का उद्गम स्थल है और राजसमंद में। फिर है दिवेर हिल्स, उद्गम स्थल कोठारी नदी का है और ये भी है राजसमंद में। खमनोर हिल्स उद्गम स्थल है बनास नदी का, ये भी है राजसमंद में। 3 चीजें राजसमंद में हमने देखी। बेल का मगरा हो गया, रेल का मगरा हो गया राजसमंद, वो अलग हो गया। अब 3 नदियां हैं, खारी नदी, कोठारी नदी और बनास नदी। खारी नदी बिजराल हिल्स, कोठारी नदी देवेर हिल्स और बनास नदी खमनोर हिल्स, तीनों है राजसमंद में। फिर है नाग पहाड़ी या सरपिली पहाड़ी जो कि उद्गम स्थल है लूणी नदी का, और लूणी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। फिर आ गई सारी डूंगरी। डूंगरी का मतलब जयपुर, तो मोती डूंगरी कहाँ हो गई? जयपुर में। झालाना डूंगरी ये भी जयपुर में। महादेव डूंगरी जयपुर में। गणेश डूंगरी जयपुर में। भीम डूंगरी जयपुर में। बीजक डूंगरी जयपुर में। मोती, झालरा, महादेव, गणेश, भीम, बीजक। मोती, झालरा, महादेव, गणेश, भीम, बीजक, ये सारी डूंगरी हो गई जयपुर में। और इनमें से महादेव, गणेश, भीम एवं बीजक डूंगरी में बैराट जयपुर में स्थित है और बैराट सभ्यता के अवशेष भी यहीं से मिलते हैं। बैराट की पहाड़ी उद्गम स्थल है बाणगंगा नदी का। बाणगंगा नदी जयपुर में से निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। फिर है सेवर नदी, ये भी है जयपुर में और उद्गम स्थल है साबी नदी का। और एक है मनोहर पहाड़ी है जयपुर के अंदर और है मेहता या मेढ़ा नदी का उद्गम स्थल। चील का टीला या ईगल हिल्स, इसे क्या, जहाँ पे जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है और यह है जयपुर के अंदर। बरवड़ा, बरवड़ा है अभी जयपुर में, पर चौथ का बरवड़ा अगर हो तो वो होगा सवाई माधोपुर में। ओनली बरवड़ा
जयपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और चौथ के बरवड़े में क्या है? चौथ माता का मंदिर है और सीसा जस्ता का भंडार है। सीसा जस्ता कहाँ से निकलता है? चौथ के बरवड़ा। चौथ माता का मंदिर, चौथ का बरवड़ा, सवाई माधोपुर। फिर है दो एक जैसे नाम है, एक है बाबाई पहाड़ी, एक है बबाई पहाड़ी। यह है बा, यह है ब, तो बाबाई या बबई। तो बाबाई है बाबा, बाबा कहाँ पे है? जयपुर में। और बबई है झुंझुनू में। फिर है मालखेत पहाड़ी। मालखेत पहाड़ी है सीकर में। हर्ष, हर्ष की पहाड़ी है सीकर में। और खंडेला की पहाड़ी ये भी है सीकर में। तीन पहाड़ी है, मालखेत पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी और खंडेला पहाड़ी, तीनों ही है सीकर के अंदर। और खंडेला पहाड़ी जो कि उद्गम स्थल है कांतली नदी का, और यहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिले। एक है हर्ष की पहाड़ी सीकर के अंदर, तो एक है हर्षनाथ की पहाड़ी जो कि है अलवर के अंदर। हर्ष, ओनली हर्ष सीकर के अंदर, हर्ष के साथ नाथ लग गया तो हर्षनाथ हो गया अलवर के अंदर। फिर है हर्षनाथ, इसके साथ नाथ लगा तो उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ी ये भी हो गई अलवर के अंदर। वहां से निकलती है रूपा रेल नदी। और एक हो गया भैरोज पर्वत, भैरोज पर्वत भी हो गया अलवर के अंदर। तीन पहाड़ी हो गई, हर्षनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी और भैरोज पर्वत। फिर है आडावाड़ा या आरावाड़ा पर्वत। आडावाड़ा या आरावाड़ा पर्वत ये हो गया बूंदी के अंदर। यह बीजासन पहाड़ी, बीजासन पहाड़ी हो गई भीलवाड़ा के अंदर। फिर हम कुछ विशेष आकृतियां देखते हैं जो कि पहाड़ियों की होती है। जैसे बाड़मेर में पाई जाती है गोल आकार की पहाड़ी, जिन्हें हम कहते हैं गोलाकार पहाड़ी। फिर है बारा की तरफ, बारा की तहसील है रामगढ़, वहां पे पाई जाती है घोड़े की नाल की आकृति के समान पहाड़ी, जिसके कहते हैं घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी। फिर एक तस्त्री नुमा पहाड़ी है जो ज्यादातर पाई जाती है उदयपुर में। और गिरुआ की पहाड़ी जो है वो है तस्त्री के नुमा, इस तरह की आकृति होती है तस्त्री की, और तस्त्री नुमा पहाड़ी है गिरुआ की पहाड़ी उदयपुर में। फिर है अर्धचंद्राकार, पूरा चंद्रकार नहीं, आधे चांद की तरह पहाड़ी है बूंदी, कोटा और झालावाड़ में ये पहाड़ियां पाई जाती हैं। और ऐसे सर्पिलाकार या नाग के समान पहाड़ी पाई जाती हैं अजमेर में। अजमेर में है नाग पहाड़ी या सर्पिलाकार पहाड़ी, जहां से निकलती है लूणी नदी। तो एक बार हम इन सारी पहाड़ियों के नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। टोटल 34 के लगभग पहाड़ियां हैं। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, और एक और त्रिकुट पर्वत करौली, चिड़ियाकूट जोधपुर, छप्पन हिल्स बाड़मेर सिवाना, रोजा भाकर जालोर, रोजा इसराना और झालोरा भाकर जालोर, जसवंतपुरा की पहाड़ी ये भी जालोर, शुंडा पर्वत जालोर। यहाँ पे सुंदा माता में पहला रोप वे 2006 में भालू संरक्षित क्षेत्र भाकर है सिरोही के अंदर। तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां भाकर कहलाती है। और बेल का मगरा हो गया सिरोही, और रेल का मगरा हो गया राजसमंद। मोती मगरी हो गई उदयपुर, मोती मगरी, हिरण मगरी, माछरा मगरी, तीनों मगरियां हो गई उदयपुर में। जगरा हिल्स और रागा हिल्स ये दोनों हो गई उदयपुर में, और इन दोनों के बीच का क्षेत्र हो गया हरा भरा क्षेत्र देश हरो। गोगुंदा हिल्स हो गई उदयपुर में, और बिछामेड़ी हिल्स ये भी हो गई उदयपुर में। फिर बेल का मगरा से आ गया रेल का मगरा, रेल का मगरा राजसमंद। फिर है तीन और हिल्स है और तीन नदियां हैं, बीजराज हिल्स, खारी नदी, देवेर हिल्स, कोठारी नदी, और खमनोर हिल्स, बनास नदी, तीनों हैं राजसमंद में। नाग पहाड़ी, सर्पिलाकार पहाड़ी, अजमेर, लूणी नदी। मोती डूंगरी, झालर डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश, भीम और बीजक डूंगरी ये सारी हो गई डूंगरी जयपुर के अंदर। और यहाँ पे कौन सी बैराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बैराट पहाड़ी, बाणगंगा नदी जयपुर, सेवर पहाड़ी, साबी नदी जयपुर, मनोहरपुरा पहाड़ी, मैंथा नदी जयपुर, और चील का टीला जयगढ़ दूर बना हुआ है जयपुर में।
बरवड़ा है जयपुर में, चौथ का बरवड़ा है सवाई माधोपुर में, जहाँ मेला भरता है चौथ माता का, और मंदिर भी है, सीसा जस्ता का भंडार है। बाबाई और बबई देखते हैं तो बाबाई हो गया जयपुर में और बबाई हो गया झुंझुनू में। फिर है मालखेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी और खंडेला की पहाड़ी, तीन पहाड़ियाँ, मालखेत, हर्ष और खंडेला। सीकर के अंदर हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ, उदयनाथ और भैरोज, ये तीनों पहाड़ियाँ या पर्वत हो गए अलवर के अंदर। फिर है आडावाड़ा या आरावाड़ा हो गया बूंदी के अंदर। बीजासन की पहाड़ी हो गई भीलवाड़ा के अंदर। ये 45 टोटल पहाड़ियों के नाम हो गए। फिर हमने देखा था ये गोलाकार पहाड़ी बाड़मेर, घोड़े की नाल रामगढ़ बारा, तस्तरी नुमार हो गई उदयपुर में, अर्धचंद्राकार या गोलाकार हो गई कोटा बूंदी झालावाड़, और नाग या सर्पिलाकार हो गई लूणी के या अजमेर के अंदर लूणी नदी का उद्गम स्थल। फिर हम आगे देखते हैं गिरवा। गिरवा का मतलब होता है पर्वतों की मेखला। ये कहाँ पे स्थित है? ये है उदयपुर शहर में स्थित है। इन्हें इनमें गिरवा पहाड़ियां कहा जाता है। अरावली के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में हम देखें तो अरावली भूभाग की संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? उसका नाम था ए एम हेरोन। ए एम हेरोन, पी एम हेरोन नहीं, ए एम हेरोन। और उन्होंने क्या कहा था? इसका निर्माण दिल्ली महासमूह से हुआ है, ये कहा था उन्होंने। और इसमें 3 समूह हैं, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह और रायलो समूह। इसके अंदर तीनों समूह शामिल है। फिर अलवर वाला, उसके बाद में अरवल और रायसेना हिल्स, ये आगे की जितने भी पहाड़ियां हैं वो सारी भी अरावली के अंदर ही आती है। छोटी छोटी पहाड़ियां आगे की तरफ फैली हुई है, उसी को इसकी अरावली के अंदर शामिल किया गया है। फिर है पिटमांड। पिटमांड क्या होता है? पर्वत पदीय भागों पर, मतलब जहाँ पर्वत खत्म होते हैं, जहाँ पे उनकी एंडिंग आती है, भागों पर अपवर्दित पहाड़ी क्षेत्र को पिटमांड कहा जाता है। जहाँ पे अपवर्दित होकर कट फट जाती है उसको कहते हैं पिटमांड। और यह है राजसमंद देवगढ़ में स्थित है। राजसमंद में अरावली का एकदम किनारा है, एकदम अरावली के किनारे पे ये ऐसे राजसमंद बसा हुआ है। और उसमें ये अरावली की सारी चढ़ाइयाँ और नाल वगैरह भी राजसमंद के अंदर हैं। और वहाँ से पानी के बहने के कारण और बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला के होने के कारण कट फट गई है, तो वो उसको कहते हैं कटी फटी अरावली को पिटमांड कहते हैं। फिर इसमें आता है ये हमारा अरावली वाला पार्ट, जो पहले था शुष्क मरुस्थल वाला पार्ट। मरुस्थल मरुस्थल हमने कंप्लीट पढ़ लिया पहले वाले पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा, पहले हमने किया रिवीजन और फिर हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा था अरावली। इसके बाद में पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार रह जाता है। पूर्वी मैदान को हम पढ़ना शुरू करें तो उसमें है नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से, हमेशा मैदान किससे बने होते हैं? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण भी वैसे ही हुआ है। निर्माण काल इसका हम कह रहे हैं तो इसका कहेंगे प्लिस्टोसिन काल इसका निर्माण काल है। पूर्वी मैदान का अध्ययन हम करें तो इसको हम 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक है माही का मैदान, फिर है बनास बाणगंगा का मैदान और चंबल का मैदान। ये ऐसे अरावली और अरावली के पास में ही ये वाला क्षेत्र हो गया मैदान, ऊपर इसके हो गया ये मरुस्थल और नीचे इसके वाला भाग हो गया पठार। तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। और इसको हमने बांटा हुआ है वही 3 भागों में। ये वाला हो गया माही वाला भाग, पहला फर्स्ट। और फिर हो गया बाणगंगा से लेके बनास से लेके बाणगंगा, ये वाला हो गया सेकंड वाला भाग। और तीसरा चंबल नदी इस तरीके से आती है और ये इस तरीके से इसमें से होके जाती है, ये हो गया तीसरा भाग। तो सबसे पहले हम ये वाला भाग देखते हैं, फर्स्ट वाला भाग, माही वाला भाग। इसको हम कहते हैं वागड़, भाटी, माही का मैदान, इस तरीके से अलग अलग नामों से भी इसको पुकारा जाता है। कौन कौन से जिले इसमें आते हैं? इसमें आते हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। इसमें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के मैदान को हम कहते हैं 56 गांवों का मैदान। 56
कि पहाड़ियाँ कहाँ थी, सिवाना बाड़मेर में। और ये है छप्पन का मैदान, जो कि है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, इसको कहते हैं छप्पन का मैदान। इनमें 56 गांव हैं, इसलिए छप्पन का मैदान हो गया। फिर है मिट्टी, यहाँ पे पाई जाती है लाल चिकनी या रेड लोमी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कौन कौन सी चीजें उत्पादित होती है, वो है, एक है मक्का, एक है चावल। और मक्के में हम देखें माही, माही है मतलब माही का क्षेत्र है, तो 3 तरह की फसलें हैं। 2 है माही, माही माही यानी मक्का की दो दो फसलें हो गई, और चावल की एक फसल हो गई माई सुगंधा। तो माई धवल और माई कंचन हो गई मक्का की, और माई सुगंधा। तो सुगंधा से याद रखेंगे, एक चीज याद रखेंगे, सुगंध, सुगंध किस में से आ रही है, चावल में से। तो माई सुगंधा हो गई चावल की, और बाकी माई धवल माई कंचन जो दोनों हैं वो हो गई मक्का की। एक को याद रखेंगे, बाकी दोनों मक्का के अंदर। फिर आती है बनास एवं बाणगंगा मैदान वाला क्षेत्र। इसमें हम बनास मैदान को अध्ययन के हिसाब से बनास, पहले बनास को देखते हैं और फिर बाणगंगा मैदान को। और फिर बनास को भी हमने 2 भागों में बांटा, जिसमें हो गया मेवाड़ मैदान और मालपुरा कलोरी का मैदान। मेवाड़ मतलब मेवाड़ वाला क्षेत्र ये नीचे, और उसके बाद में मालपुरा और करौली तक जो जाता है वो वाला बनास का मैदान। मेवाड़ के मैदान में दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है, और इसमें आते हैं चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा आते हैं, वो हो गया मेवाड़ का मैदान, जो मेवाड़ के अंडर में आता है। फिर आता है उसके आगे मालपुरा से लेके करौली तक का मैदान। ये भी, इसमें बनास नदी बहती है, और इसका विस्तार हो गया अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर तक। और इस मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। फिर आ जाता है बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान एकदम ऊपर की ओर, ये हो गया मेवाड़ का मैदान, ये एकदम लंबा फैला हुआ हो क्षेत्र हो गया मालपुरा करौली तक का मैदान, और ये इसके ऊपर की तरफ ये हो गया बाणगंगा का मैदान, जो कि है जयपुर, दौसा और भरतपुर में स्थित है, और यहाँ पाई जाती है जड़ोल मिट्टी। फिर इसके इधर की और एक और मैदान पाया जाएगा, और इसके नीचे की तरफ ये था माही वाला मैदान। ये 3 पार्ट में है। ये वाला एक हो गया पार्ट, जो कि हो गया बनास बाणगंगा का मैदान। इसमें ये 2 बनास और एक बाणगंगा, और ये हो गया चंबल वाला। तो ये हो गया 2nd नंबर, और ये हो गया 3rd नंबर। तो बाणगंगा का मैदान हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं चंबल का मैदान, जो कि तीसरा पार्ट है इस तरफ, और इसमें है बीड़ या डांग का मैदान भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पे कौन कौन सा अपवर्तन होता है, अवनली का अपवर्तन। नदी में एकदम तेजी से जो पानी बह के पहाड़ पर्वतों से आता है, वो तेजी से के साथ नदी के अंदर गिरता है। नदी एकदम नीचे की ओर है, और ये जो गिरता है तब यहाँ पे कई जगह पे ये झरिया बन जाती है, जिसके कारण बहुत सारी लंबी लंबी बीहड़ या घाटिया टाइप बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बीहड़ या डांग क्षेत्र। और इसी को कहते हैं अवनली का अपवर्तन। ये एक उबड़ खाबड़ और उत्खात मैदान है, जिसका विस्तार है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर के अंदर। और यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है काली काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें, ये सारा अपना पार्ट कंप्लीट हो गया मैदान वाला। महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो राजस्थान के पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। मैदान के अंदर सर्वाधिक है, घनत्व सबसे ज्यादा है। बाकी सर्वाधिक जनसंख्या अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वो पाई जाती है मरुस्थल के अंदर 40%, उससे 1% कम, यानी कि 39% मैदानों के अंदर। और मैदानों का एरिया कम है पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसका घनत्व हो गया ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि जो कि है जलोढ़ मिट्टी। फिर हम दिशा के अनुसार अगर देखें तो राजस्थान में कौन कौन से मैदान पाए जाते हैं, तो ये इस तरीके से राजस्थान है। नीचे एक और आएगा, ये इस तरीके से पूरा राजस्थान इस तरीके से है, ये पूरा राजस्थान है।
ये ऊपर घगर नदी बहती है, तो ये घगर हनुमानगढ़ और गंगानगर में। और इधर ये लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र जोधपुर संभाग के अंदर अजमेर से निकलते हुए, फिर चंबल नदी इधर चंबल का मैदान, और नीचे हो गया ये माही का मैदान। इसके बाहर राजस्थान से बाहर की तरफ देखें तो इस तरफ इसके पड़ता है यमुना का मैदान, और इधर पाकिस्तान में बहती है सिंधु नदी, तो वहाँ वहाँ पे है सिंधु का मैदान। फिर हम आगे देखें तो हमारा चौथा और आखिरी भू भौगोलिक क्षेत्र आता है, जिसको हम कहते हैं हाड़ौती या दक्षिणी पूर्वी पठार। इसका निर्माण हुआ है जलवायु के बेसाल्ट लावे से। जलवायु ज्वालामुखी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और उसके अंदर से निकला है बेसाल्ट लावा, और उसके कारण ये बन गए हैं पठार। इसका निर्माण काल देखें तो इसका है क्रिस्टेशन काल, इसका निर्माण काल कहलाता है। मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है हल्की काले रंग की, काली मिट्टी पाई जाती है। और अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती को दो भागों में और हम सब डिवाइड कर लेते हैं हमारे अध्ययन की सरलता के लिए, जिसमें से हम दो भागों में बांटेंगे, जिसमें एक तो होगा दक्कन या लावा पठार और एक होगा विंध्य कगार। विंध्याचल पर्वत इधर नीचे की और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, इस तरफ ये विंध्याचल पर्वत है, तो कुछ भाग इसका राजस्थान से भी टच करता है। एक है महान सीमांत भ्रंश। ये क्या है? ये एक भ्रंश है जो अरावली और हाड़ौती के मध्य स्थित है, जिसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर के बीच में है। जिस अपन देखें तो दो पत्थर वाले भाग है, एक है ये इधर एक पर ये अरावली वाला भाग, और ये है पठार वाला भाग। तो ये और इनके बीच में आके ये नदियों के कारण अवसाद जमा हो के ये मैदानी क्षेत्र बन गया है। तो इन दोनों के बीच में अगर ये नीचे जाएं तो ये कहीं ना कहीं आपस में पत्थर मिले हुए होंगे, और इन दोनों को अलग करने वाला एक भ्रंश होगा, जिसको हम कहेंगे महान सीमांत भ्रंश। यहाँ पे महान सीमांत भ्रंश है जो इन दोनों को अलग करता है। ये दोनों पत्थर आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, पर ये दोनों पत्थर आपस में जुड़े हुए नहीं हुए, बीच में एक भ्रंश है। और ऊपर से जो जिस स्थल पर हम रहते हैं उस स्थल पे इसमें बीच में मिट्टी भरी हुई है पूरी, जो कि नदियों द्वारा अवसाद के रूप में जमा की गई है। दक्कन का लावा पठार देखें तो वो है हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। ये हाड़ौती नीचे वाला क्षेत्र है, उसके दक्षिण में, यानी कि इस तरफ ये वाला दक्कन का पठार है, और विंध्य कगार है इसके ऊपर की ओर। दक्कन के पठार में कौन कौन से? प्रतापगढ़, झालावाड़, और ये मालवा का पठार विस्तृत है। और ऊपर माल का जो एक पठार है ये भीलवाड़ा में स्थित है, और बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में के मध्य ये स्थित है ऊपर माल का पठार। ये भी सारे किस में आते हैं? दक्कन के लावा पठारों के अंदर। विंध्य कगार हम देखें तो विंध्य कगार विंध्याचल का जो एकदम कगार किनारे वाला हिस्सा है वो हमारे यहाँ पे राजस्थान में आया हुआ है, जो है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जो कि डांग क्षेत्र है, और हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। ये इस तरीके से ये राजस्थान का ये वाला भाग है। और ये इस तरफ बांसवाड़ा, और इधर ये जैसलमेर, ये इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला हिस्सा है इसके अंदर। और ये इधर पतला 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 तीन, और करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर तक ये फैला हुआ है। फिर इसमें हम कुछ चट्टानें और प्रमुख खनिज देखें तो वो हैं सैंडस्टोन, सर्वाधिक पाया जाता है, लाल पत्थर, कोटा स्टोन, चूना पत्थर या लाइम स्टोन, हीरा, ये इस तरीके के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। हाड़ौती के गौण भाग देखें तो हाड़ौती में गौण भागों को हम तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें है चंद्राकार पहाड़ियाँ। ये हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर देखें तो ये इस तरीके से देखें, ये रहा कोटा, ये ऐसे इस तरीके से बारा, ये इधर झालावाड़,
अर्धचंद्राकार जो तो पहाड़ियाँ पाई जाती है वो पाई जाती है कोटा और झालावाड़। ये कोटा और नीचे ये झालावाड़ में ये पाई जाती है। मुकुंदरा हिल्स का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो बूंदी है, बूंदी, यहाँ बूंदी ऊपर की तरफ बूंदी है, नीचे कोटा है और नीचे इस तरफ झालावाड़ है। तो इसमें ये पाई जाती है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। फिर है शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद एक तहसील है किसकी? बारां, बारां में स्थित तहसील है। बारां में तहसील, रामगढ़ भी इसका तहसील है। तो इस क्षेत्र में जो पाई जाती है उच्च भूमि वो बोले जाती है शाहाबाद उच्च भूमि। और यहाँ पे घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती है। एक है डंग या गंगधार उच्च भूमि जो कि हाड़ौती का गौण है और झालावाड़ में स्थित है। इधर नीचे की तरफ ये झालावाड़ में स्थित है, ये बारां में स्थित है। इस तरीके से तो ये हमने कुछ गौण भाग देखे, तो हमें आइडिया लगा होगा कि ये कहाँ पे स्थित है। ये हाड़ौती का पूरा पठार है। इसी के साथ हम तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जलवायु। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।